अन्य कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रह चुके हैं। संप्रति आप सेपा के निदेशक हैं। आपका मेरे ओर से भी स्वागत है, अभिनंदन है। और मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, माननीय कुलपति महात्मा काशी विद्यापीठ। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी, माननीय पूर्व कुलपति संप्रति कुलपति महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़, और अपने मित्र प्रोफेसर रघुराज सिंह, विद्या भारती के उपाध्यक्ष और रवि भैया विश्वविद्यालय के महामहिम द्वारा नामित प्रतिनिधि, और साथ ही मेरे मित्र डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, जो कि इस संगठन की, एक बार तो मैं कहता हूँ कि इवान एलिट एक ऐसा शिक्षा शास्त्री था जिसकी आत्मा चलती थी, लेकिन जब बोलता था तो लोग कहते थे कि अब उसका शरीर बोल रहा है। ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सवयव हैं, शरीर है, आत्मा है और कार्य की धुरी है। कभी कभी तो इतना सलाह मुझसे लेते हैं कि मैं तो बतलाते थक जाता हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत ही ओजस्वी कार्यकर्ता डॉक्टर जगदीश सिंह दीक्षित, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर रंजन सिंह जी, आप भी माननीय राज्यपाल द्वारा नामित अपने प्रतिनिधि हैं राजीव बिहार विश्वविद्यालय में, और आयोजन सचिव श्री अमिताभ मिश्र जी, आप अध्यापक भी हैं, आप कथावाचक हैं, भागवत के अच्छे ज्ञाता हैं। ऐसे इन लोगों के नेतृत्व में संगठन अग्रसर है। आज के दिन मुझे बहुत ज्यादा भाषण नहीं देना है, वक्तव्य नहीं देना है, क्योंकि हम लोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वो उद्देश्य है युवा शक्ति का सम्मान। अब युवा शक्ति में कोई युवा की तो उम्र नहीं होती है, लेकिन हमारे सामने दो प्रतिमान हैं। एक पुस्तक में पढ़ रहा था जिसमें मुझे ये लगा कि 1857 की स्वाधीनता के बाद जिनकी अवधि थोड़े से बाद में आई, जिसमें कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी भी हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन दो लोगों के जयंतियों के मध्य में कोई 15 दिन का समय ले करके राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में एक युवा शक्ति सम्मान करती है कर्तव्य बोध पखवाड़ा के रूप में। तो शायद आप सम्मान भी उनका ही करने जा रहे हैं जो लोग बहुत कर्तव्यशील हैं, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में रचनाधर्मी जीवन का निर्वाह किया है, और ऐसे रचनाधर्मी हैं कि आज चिंता नई शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आज एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि अभी भी हम दुनिया के मुकाबले 50 वर्ष पीछे हैं। हमारा रैंक निर्धारण करता हम स्वतः नहीं हैं। आप विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, आप महाविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, आप मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन युवा का करते हैं, निर्धारक आप हैं, ऊर्जा वहां से आती है, उनका मानक बनता है। ऐसे
जो मनीषी थोड़ा सा उनके बारे में हमें बोलना जरूरी लगता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद शिकागो में धर्म विजय के बाद, अब उनकी लंबी कथा है, सब आप लोग जानते हैं, वो धर्म विजय था। जो हमारा हिंदू संस्कृति सोई हुई थी, चेतना शून्य हो रही थी, उसको झकझोरने का काम उन्होंने किया। जिसको मैं तो बराबर कहता हूँ कि वह कल्चरल साइलेंस का एरा था। जैसे किसी सोए हुए आदमी को झकझोर देना, ऐसा स्वामी जी ने वहाँ पर किया। और इस विजय के बाद कोई अपने को धर्म व्याख्याता के रूप में नहीं घूम रहे थे, क्योंकि उनके गुरु ने, जो कि कोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नहीं थे, कोई बहुत कक्षाओं में उन्होंने भाषण नहीं दिया था। संवाद सिर्फ इतना ही था कि मैं तो ईश्वर को मानता नहीं, और गुरु का यह था कि अच्छा तुम मुझे, उत्तर क्या था, तुम मुझे कोई गीत सुना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत मधुर कंठ था। तुम गीत सुना, मत मान ईश्वर को, लेकिन तुम गीत तो सुना सकते हो। गीत सुना। गीत सुनाते सुनाते कोई 2-2.5 वर्ष के बीच में, अंतराल में ऐसा अवसर आया तो शिष्य ने पूछने लगा कि क्या तुम ईश्वर को हमको दिखा न दो भाई, आप कैसे गुरु हैं हमारे। उन्होंने कहा हाँ हाँ दिखा दूंगा। कैसे दिखाओगे, कब दिखाओगे, ये प्रश्न आने लगा। उन्होंने कहा कि चलो गंगा जी में स्नान करो। कब मैं तैरना नहीं जानता। अरे तैरना नहीं जानता, ईश्वर को मानते नहीं, ईश्वर को देखना चाहते हो, अरे एक कुशल तैराक तो होना पड़ेगा देश के निर्माण करने में। का फिर भी चलो दिखा देते हैं। का गोता तो लगा सकते हो। गोता जब लगाते हैं तो गुरु जो है शिष्य के देह पर सवार हो जाता है, और शिष्य के देह पर सवार होता है। अब कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे जाते हैं। कहता कि क्या हमें गुरुदेव मार ही डालोगे। अरे कहा तुम ऊपर तो आ रहे हो ना। हाँ कौन ला रहा है ऊपर। तो वहाँ विज्ञान नहीं आता है, वहाँ पर साधक के मन में साधना आती है। वो कहते हैं कि जल ही ऊपर फेंक दे रहा है, यही तो भगवान है, यही तो माँ है। ऐसा ज्ञान उन्होंने दिलाया। और कम आयु में युवा अन्य देश, आप सभी जानते हैं, गाजीपुर में तो पोहारी बाबा का दर्शन करने जो गए थे ना, वह कैंसर से पीड़ित थे। चाहते क्या थे, हमें शक्ति मिली। वो कहते थे जरा हमको अने आप जो है जीवन तो दे दो। जीवन चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अरे तुम स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हो, जीवन हमसे मांग रहे, बड़ा विचित्र बात है। कहा वो तो है नहीं। कहा नहीं है तो चलो मैं परछाया देता हूँ। परछाया जब दिखाते हैं तो रामकृष्ण परमहंस उनसे कहते हैं कि विवेकानंद तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। जिसने अध्यात्म दिया, चेतना दिया, शरीर दिया, श्रेष्ठो दिया, सारे ज्ञान दिया, ऐसे 39 वर्ष के आयु में आने वह जो है इस दुनिया से विदा हुए। आज उनकी व्याख्या हर क्षेत्र में हम सभी करते हैं, चाहे वो वेद का क्षेत्र हो, चाहे दरिद्र नारायण का। अने वेद की गुरुता को दरिद्र नारायण तक पहुंचाया, सम्मान तक पहुंचाया। ऐसी अने पीड़ा को स्वतः सहा भी, जाना भी, कर्म कांड के अने जो बुराइयां थी उससे दूर करने का प्रयत्न किया। बहुत बड़े व्यापक रचना है, आपके झोले में भी है, आप उसे पढ़िएगा। दूसरा एक नेताजी का, नेताजी अने चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ा जाए। कांग्रेस में दो मैंने जानते हैं, दो गुट थे ही। एक तो धर्मपंथियों का था, एक जो है नरमपंथियों का था। पढ़ाने में तो हम लोग छोटा छुआ कर उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम होना चाहिए, मालूम भी होगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में अकेले भारत की ओर से जो अंग्रेजों के लिए लड़ाई किए थे, उसमें 80,000 हमारे हिंदुस्तानी जबरन फौज में भर्ती कर दिए गए थे। अब जबरन फौज में भर्ती किए गए थे तो बंदूक चलाना जानते नहीं थे,
लाठी डंडा भी चलाना जानते नहीं थे, लेकिन वो भर्ती कर लिए गए थे। समुद्र के रास्ते वे जो है धूरी राष्ट्रों के से लड़ने के लिए मित्र राष्ट्रों की ओर से भेज दिए गए। यह कलह का कारण था। जब नेताजी इस सारे चीजों को 1920 में, आप जानते हैं, OIS की एक अच्छी नौकरी पा सकते थे। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब दस्तावेज पढ़ेंगे तो उसमें एक संकल्प यह भी आया है। वो संकल्प कहाँ से आया है? यह प्रतिसाद का वर्ष है, पर्व है। वो संकल्प यही था कि हम सॉवरेन क्लास, हम जो है, हम ऐसा क्लास नहीं तैयार करना चाहते हैं जो कि शासक वर्ग हो, एलिट वर्ग हो। हम ऐसा क्लास तैयार करना चाहते हैं जो कि स्वतः निर्भर, आत्मनिर्भर वर्ग हो। यह एजुकेशन की पोटेंशियलिटी बनेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1940 में जब चौराहे पर कलकत्ता के हलवेल की मूर्ति को उखाड़ना था, विरोध करने के लिए, हम तो थे ही, तो सोचे कि मूर्ति गिरा देंगे, जेल में चले जाएंगे। तो उनकी भेंट जो उस समय के क्रांतिकारियों से होती है, बारी बारी सबसे, उनके मन में तस्वीर भगत सिंह की भी है, मन में तस्वीर सावरकर से तो भेंट ही हो जाती है 40 में। वो कहते हैं कि अरे भाई, एक मूर्ति उखाड़ दोगे तो उससे क्या होगा? तुम जेल में चले जाओगे, वहां अंग्रेज तुम्हारा जीवन छड़ा देंगे। तुम बाहर रहो, संघर्ष करो। संघर्ष करने के लिए क्या करना है? हालांकि उनको जेल तो होती है, जेल में वो अन्न जल छोड़ देते हैं। महीने के बाद जो है अंग्रेजों को मजबूर होकर के उन्हें घर में कैद करके रखना पड़ता है। एक रात्रि में वो भाग करके अनछिपे रूप से अपने भाई की मदद से ट्रेन में जाते हैं, वेश बदल करके हिंदुस्तान की स्वाधीनता के लिए चल पड़ते हैं। ये प्रतिसाद पर्व है, आज भी है। आज हम कई दृष्टि से स्वतंत्र नहीं है। स्वाधीनता की लड़ाई तो हम स्वतंत्र हैं राजनीतिक रूप से, भूगोल भी हमारा स्वतंत्र है, लेकिन हम प्रतिबंधित हैं। इस चेतना का जागरण हमारे मन में आना चाहिए। वह काबुल के रास्ते आप जानते हैं, मॉस्को गए, जर्मन गए, बर्लिन गए, आजाद हिंद फौज की स्थापना। फौज आ कहाँ से गई? 4 जगह पर 12 हजार जो हमारे युद्धबंदी थे, भारतीय युद्धबंदी थे, बर्लिन में थे, इटली के भागों में थे, जापान में थे, रंगून में थे, सिंगापुर में थे। ऐसे लोगों को मिला करके उन्होंने 48,000 लोगों की एक फौज तैयार कर दी। इसी तरह से महिलाओं की भी फौज तैयार की। ये फौज तैयार होने के बाद आप सभी जानते हैं उनके जीवन में कि उन्होंने ब्रिटिश काल में ही एक सरकार को गठित कर दिया। उन्होंने भाषण भी टोक्यो से दिया, लेकिन कुछ दुर्भाग्य भी होता है, क्योंकि इतिहास की कठिनाई कभी कभी सच्चाई को बोल देने की भी है। आज इतिहास तो सत्य बोल रहा है। अभी हम जिस पुस्तक की एडिट कर रहे थे वह प्राचीन भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा, हमारी विरासत। अभी प्रयाग में गया था तो एक साधु ने भाषण दिया, उसने भी कहा कि महाराज मैं तो इस सब को जानता ही नहीं, देख ही नहीं रहा। उसने उत्तर दिया, तुम तो नहीं देख रहा, वो तो तुमको देख रहा है। यही ईश्वरत्व है, यही विरासत है। वो हमको देख रहा, हम नहीं सब चीज को देख सकते, क्योंकि हम इंडिविजुअल सेटअप हमारे जरा कमजोर है। इस तरह से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में युवा शक्ति कैसे प्रगति करे। आज इतिहास का बखान, इतिहास पढ़ने में है, लिखा हुआ है। विरासत की पीढ़ियां दर पीढ़ियां, कभी श्रुति से, कभी लिपि से, कभी किसी भी वांग्मय के द्वारा आप में आच्छादित हो रहे हैं। और अपेक्षा हमारी है कि इसका हम कैसे संचालन करें, कैसे जो है हम अपने छात्रों को मेधावी बनाएं। हम सभी शिक्षक हैं, यह हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। इन्हीं कुछ कर्तव्यों के साथ एक संकल्प लेकर के हम राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की रचना कल 3 लोगों के सहारे, क्योंकि 1995 में जो यात्रा चली थी, आज वो मेरे लिए तो यात्रा बंद है, लेकिन फिर भी
चेतनता बंद नहीं है, सोचने की क्षमता बंद नहीं है, काम करने की क्षमता बंद नहीं है, मित्र मंडली की टोली भी कमजोर नहीं है। ऐसे भावना के साथ, क्योंकि ये चरैवेती चलते रहो आगे बढ़ो, ऐसा ही मंत्र तो स्वामी जी ने दिया था, तभी तो निर्माण होगा। इस निर्माण की यात्रा में आइए आप सभी लोग संकल्प होकर के सहभागी बने। और हमें अपेक्षा है कि यह युवा शक्ति का जो सम्मान है, युवा कौन है? अने सोए हुए का भाग सुखता है। अने युवा कौन है? तो सोए हुए का भाग जगाना। सोए हुए का हम भाग का उदय करें, क्योंकि नेताजी भी नारा दिए थे, तुम खून दो मैं आजादी दूंगा। बाहर जाकर विदेश में जब संगठन खड़ा किया, कहा दिल्ली की ओर चलो, और जय हिंद का नारा दिया, सरकार बनाई तो ध्वज दिया, क्या नहीं दिया, इनमें क्या गुण नहीं था। नेता स्वामी विवेकानंद का भी यही नारा था कि अरे मुझे 1000 पढ़े हुए छात्र चाहिए। अरे पढ़े हुए छात्र आगे के पढ़ने के लिए नहीं, पढ़े हुए छात्र राष्ट्र निर्माण के लिए चाहिए। ये छात्रों की टोली आप सभी बना सकते हैं, जिसमें राष्ट्र चेतना, ज्ञान विज्ञान का कोई क्षेत्र हो सकता है। तो आइए इस यात्रा में हम सहभागी बने, अग्रसर हों, अपने शक्ति को ऊर्जावान करें। इन्हीं कुछ शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप जो है इकट्ठा होते हैं और ज्ञाने जाने तत्व बोधक, यानी बहस मुहासा से ही ज्ञान का बोध हो जाता है। यह अपेक्षा मेरी बलवती हो, यही ईश्वर से कामना है कि यह संगठन आगे बढ़े, अच्छे लोगों के हाथों में बढ़े और हम यशस्वी हों। जय भारत, जय हिंद।